एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही बेहतरीन हमारे पास में टाइप के अंदर, जो कि होने वाला है न्यूमेरिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, सरलीकरण। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो मैथ के अंदर सबसे पहले आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग बोर्ड मास के ऊपर बनने वाले सवाल स्कूल में इतने साल किए, कंपटीशन में भी तुम्हारा पीछा ये नहीं छोड़ते, ठीक है। आर यू रेडी? शुरू करें हम लोग आज का सेशन। तो गणितीय संक्रिया हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब गणितीय संक्रिया जैसा तुम जानते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग और जो भी हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ये आप लोग गणितीय संक्रियाओं के अंदर पढ़ते हो, समझते हो और सीखते हुए चलते हो। तो गणितीय ऑपरेशन कौन कौन से हैं हमारे पास में, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर क्या ऐड होगा हमारे पास में, भाई मैथ में पूछ लिया जाता है सरलीकरण, तो ये रीजनिंग का सरलीकरण हमारे पास में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीजनिंग का सरलीकरण कह देते हैं, ठीक है। अब सरलीकरण तुम लोगों ने देखा है वो सवाल जिसके अंदर बोर्ड मास लगता है, ठीक है। और अगर बोर्ड मास लगता है तो वी बोर्ड मास का नियम हमारा कुछ ये कहता है कि सबसे पहले वी से वेनेकुलम आता है, यानी कि बार सबसे पहले हल किया जाता है, इसके बाद ब्रैकेट हल किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑर्डर यानी कि ऑफ का संबंध, का संबंध, का के की का रिलेशन आता है, फिर आता है डिवीजन यानी कि भाग, इसके बाद आता है हमारे पास गुणा, इसके बाद में आता है जोड़ और इसके बाद में आता है घटाना। ये एक ऑर्डर हमारे पास में है। अगर तुम इस ऑर्डर को फॉलो करते हो तो ही तुम सही आंसर पे पहुंचोगे, अदरवाइज आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। गणितीय संक्रियाओं को हल करने का एक क्रम होता है। अगर ये क्रम चेंज हो जाए तो हर बार समान इक्वेशन से अलग रिजल्ट आएगा। इसीलिए एक मानक ऑर्डर आपको मान के चलना होता है, और उसी मानक ऑर्डर को हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास वो चीज है जो, अगर तुम्हें अभी ध्यान आया हो तो स्कूल में भी तीसरी चौथी क्लास से तुमको पढ़ाना चालू कर दिया था मास्टर साहब ने, और 10वीं क्लास तक पीछा नहीं छोड़ा था इसने, नहीं छोड़ा था ना, रहा था हमेशा। ठीक को इन्फॉर्म कर दिया है कि भैया कुछ लोगों को दिक्कत आ रही तो चेक कर लो। चलिए यहां देखो, ये हमारे पास वी बोर्ड मास तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ना छोड़ेगा, ठीक है। और लगातार आप लोगों से पूछा जाता है, ये हमारे पास बोर्ड मास का नियम है, यही ऑर्डर हमको फॉलो करना है। कि सर कंपटीशन में क्या अलग होगा इसके अंदर? अब बात करते हैं उन चीजों की, कंपटीशन के अंदर क्या अलग है। कंपटीशन के अंदर तुम्हारा थॉट प्रोसेस अलग होगा, तुम्हारा सोचने का तरीका होगा, और प्लस कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कौन से चेंज है? जैसे ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। स्कूल में आपने सीखा था कि छोटा ब्रैकेट, नाम भी छोटा था इसका, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। नाम से भाई छोटा वाला पहले सॉल्व होगा, मिडिल इसके बाद होगा, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट होगा, यही पढ़ा था ना, ठीक है। अब कंपटीशन के अंदर ये सिनारियो थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। यहां सीधा सा है, अंदर के ब्रैकेट पहले, बाहर वाले बाद में। क्या कहा मैंने? कि अंदर के ब्रैकेट पहले सॉल्व करने हैं और बाहर वाले ब्रैकेट उसके बाद सॉल्व करने हैं। अंदर बड़ा ब्रैकेट भी आ गया तो सबसे पहले बड़ा सॉल्व होगा। तो स्कूल से ये चीज अलग है, यहां माइंड में एक फ्रेम क्लियर हो। अंदर के छोटे छोटे ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, भले वो कैसे ब्रैकेट हो, उसके बाद उसके बाहर वाले, फिर उसके बाहर वाले, ऐसे करते हुए बाहर हम लोग आते हैं। इस तरीके से आपको यहां पर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब भले ये स्क्वायर ब्रैकेट हो हमारा अंदर की तरफ, बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट अंदर हो, या हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट सबसे बाहर हो, हमारा क्रम क्या रहेगा? ये स्कूली क्रम पे ध्यान नहीं देना कि हमने स्कूल में सीखा है छोटा ब्रैकेट पहले हल करते हैं। तुम्हें ब्रैकेट सॉल्व करना है किस तरीके से, अंदर के ब्रैकेट पहले और फिर आपको बाहर आना होता है, ठीक है। सबसे पहले बार के ऑपरेशन हल होते हैं। अगर किसी भी संक्रिया में, अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर बार लगा के दे दिया ऑपरेशन के ऊपर, तो ये क्रम फिर नहीं चलेगा। अगर बार लगा हुआ है तो ये चीजें नहीं चेक करनी है, फिर बार जिसके ऊपर लगा हुआ है वो सबसे पहले सॉल्व होता है, बार के बाद सॉल्व होते हैं ब्रैकेट्स मेरे भाई, फिर होते हैं ऑफ के रिलेशंस, फिर होता है भाग गुणा प्लस माइनस। ये सरलीकरण का हमारे पास नियम है। इस नियम में तुम्हारे पास में कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और मैं मानता हूं ना ही होगा तुमको,
ठीक है, ये नियम तुम्हारा ना बचपन में पीछा छोड़ा ना अब पीछा छोड़ेगा जब तक तुम सेलेक्ट नहीं होते हो। ठीक है। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है, एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पे ध्यान नहीं देता, जबकि सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब चीजों पे असफल स्टूडेंट ध्यान देगा। ठीक है, आपका फोकस, आपका वो कंसंट्रेशन कहां आपने बना रखा है, आपका फोकस सही चीज पे होना चाहिए, जो तुम्हें चाहिए उस पे फोकस रखो। तुम्हें चाहिए कि एग्जाम क्रैक करनी है, नजर रखो उसके ऊपर सटीक। होता था ना, और जिसे तुमने चाहा उस पे निगाहें रहती थी, दिल रहता था, दिमाग रहता था। ऐसा ही दिल और दिमाग अगर तुमने पढ़ाई पे लगा दिया और अपने गोल की तरफ लगा दिया, मैं कह रहा हूं तुम्हें रोकने वाली ताकत पैदा नहीं होगी कोई। चलिए सरलीकरण, अब आ जाओ सीधा सीधा। मॉड हमारे पास एक डिफरेंट ऑपरेशन है भाई, यहां तो बोर्ड मास के ऑपरेशन है, इनके अलावा एक और ऑपरेशन है जो अब तक नहीं पूछा जाता था, बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन अब आप लोगों से मॉड के ऊपर सवाल पूछे गए रिसेंट नए पैटर्न्स के अंदर। तो मॉड हमारे पास में वो नया पैटर्न है जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। और मॉड में देखो मेरे भाई, मॉड का मतलब होता है शेषफल। मॉड को या तो इसी तरीके से लिख के दर्शाया जाएगा या हमारे पास में इस प्रकार से दर्शाया जाता है, परसेंटेज के साइन के रूप में। ठीक है, यह 2024 एसएससी सीएचएसएल का ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट मेरे पास में आया। उसका इंटरव्यू मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप समय निकाल के जरूर देखना। ठीक है, बहुत लंबा इंटरव्यू है और सारे इनसाइट्स और मेन चीजों पे बात करिए जो आपके कंपटीशन लाइफ में आपके पास सवाल आते हैं। उस आदमी ने एग्जाम देने के पहले सिलेक्शन के बारे में नहीं लिखा, उसने लिखा मैं ऑल इंडिया रैंक 1 आऊंगा। मतलब मैंने भी सुना तो मुझे ऐसा लगा कि प्रोकास्टिनेशन सही है एक तरीके से। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप प्रिज्यूम करो, लेकिन प्रिजम्पशन किस लेवल का हो। एक स्टूडेंट का ये होता है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा और मुझे सेलेक्ट होना है, मैं जिद्दी हूं। तुम सोच के देखो, क्या तुम आज किसी भी रैंक की गारंटी ले सकते हो? उस आदमी ने लिख दिया कि मैं ऑल इंडिया रैंक बनाऊंगा 6 महीने पहले एग्जाम के, कई महीने पहले लिख दिया उसने। और उसकी मेहनत देखो भाई, उसने एक नहीं, उसने बताया कि सर इतने सारे मास्टर पीवाईक्यू देखे हैं जिनके टोटल क्वेश्चन सम किए जाए तो 8-10 हजार सवाल हो जाते हैं। इतने सवाल उसने लगाए, उसकी वो दृढ़ निश्चय और उसका वो परिश्रम देखो। उसे पता है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 आना है, तो मुझे 3-3 महीनों के अंदर ये 5-5 6-6 हजार नॉर्मली लगाना ही है, बड़ी बात नहीं है इतने सवाल सॉल्व करने। और मैं तुमसे कहता हूं मात्र क्लास के क्वेश्चंस कर लो, 50 अलग से और कर लो जो मैं करवाता हूं। और इसमें भी तुम में से मात्र 20% लोग ऐसा करते हैं, ये हमें भी पता है। क्लास के शुरू में, बैच के शुरू में जो डेडिकेशन होता है घट जाता है एंड में जाते जाते। तुम जानते हो तुम्हारी कमी मेरे भाई, खुद को बर्बाद मत करने दो। समझ रहे हो इस चीज को? चलिए 19 मॉड 6 हमारे पास में है, और जो इंटरव्यू मैंने डाला है ऑल इंडिया रैंक 1 का, वो एक बार जाके देखो। बहुत कुछ इंसाइट तुमको मिलेंगे पढ़ने के बारे में, जो फेस तुम करते हो अभी कंपटीशन के दौरान। क्योंकि तुम वही हो जिस भीड़ में से अब से 6 महीने बाद किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करने वाले कैंडिडेट निकलेंगे। 1 साल बाद तुम में से ज्यादातर विद्यार्थी जिसने ढंग से पढ़ाई करी है वो सिलेक्टेड होंगे। केवल वही स्टूडेंट जिसने मेहनत नहीं करी है, जिसने क्लासेस भी पूरी नहीं ली है, या क्लास ले ली तो उसने रिवीजन नहीं किया, रिवीजन कर लिया तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करी, आपको ये तीनों ही चीजें करनी है ना। ऐसा थोड़ी होगा केवल रोटी खिला दूं पेट भर जाएगा, सब्जी नहीं दूं तुमको, या रायता नहीं दूं साथ में, या सलाद नहीं दिया। तो एक कॉम्बिनेशन होता है चीजों का, तो यहां भी वो कॉम्बिनेशन है। क्लास कंप्लीट, रिवीजन कंप्लीट, मल्टीपल रिवीजन कंप्लीट, क्लास के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस करी। दिस इज दी पूरा वो पंजा है, ये पंजा पूरा दबाना है तुमको। चलिए, मॉड का अर्थ क्या होता है? शेषफल। 19 में 6 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई, ये बताओ। शेषफल बचेगा हमारे पास में 1। 6 या 18, शेषफल आ जाएगा 1।
यहां देखो, अगर ऐसा कुछ दिया है 3² माइनस 4 प्लस 5 मॉड 7 है, मॉड एक ऑपरेशन है जिसका मतलब है शेषफल निकालना है, तो यहां क्या हो गया हमारे पास 9 माइनस 4 प्लस 5 यहां पर होगा। ये कितना आ रहा है हमारे पास में 10 मॉड 7 आ रहा है, और इसका अर्थ है 10 में 7 का भाग देके शेषफल देखो तो शेषफल कितना होगा मुझे बताओ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, क्योंकि यहां पे बोर्ड मास है, रीजनिंग का ये सरलीकरण है। लेकिन रीजनिंग में कौन सी चीज अलग होती है? सरलीकरण तो बचपन से किया है तुमने, मैथ का पार्ट है। रीजनिंग में क्या पूछा जाता है तुम लोगों से? रीजनिंग के अंदर तुम्हारी ये डायरेक्शन बदल दी जाती है। ठीक है, पूरा गेम इस डायरेक्शन का है कि इन सवालों में डायरेक्शन में कुछ बदलाव किए जाते हैं, या तो चिन्हों को बदलेगा, या चिन्हों को इंटरचेंज करेगा, या अंकों को बदलेगा, या संख्याओं को बदलेगा, या अंक और संख्याओं को इंटरचेंज करेगा, या अंक संख्या दोनों को इंटरचेंज करेगा। इस तरह के ऑपरेशन तुमसे पूछे जाते हैं। या फिर एक इक्वेशन में नंबर्स के बीच में स्टार लगा के दे दिया और पूछा कौन से चिन्हों का कॉम्बिनेशन लग सकता है। यानी कि ये रीजनिंग लेवल पे, तर्क करने के लेवल पे तुमसे यहां सवाल पूछे जाते हैं। और इन तर्कों में भी किस तरीके से एलिमिनेशन से तुम टाइम बचाओगे, ये यहां पर सीखते हुए चलोगे। ठीक है, हम फोकस करेंगे उन स्किल्स पे जो आपको सवालों के अंदर एक बेस्ट स्पीड देंगी, बेस्ट थॉट प्रोसेस देती है। जैसे पहला टाइप हमारे पास ये है, टाइप नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, सबसे यूनिवर्सल टाइप। और इसके थ्रू आपको आइडिया होगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल आता है कुछ इस तरीके से, यहां पे लिखा हुआ है ACDBBA हमारे पास में। ठीक है, और बीच में लगा के दे दिया है क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपके पास में क्या आएगा। ऐसा होता है सवाल। यहां इस डायरेक्शन को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखो ये कहता है उसी तरीके से चेंज कर दो। हमारे पास में है 9, फिर 9, चिन्ह हमें बदलने हैं, बिना चिन्हों के हमने एक्सप्रेशन को लिखा है एक बार के लिए। ठीक है, बराबर 10, 3, 5। अब चिन्ह बदलो मेरे भाई, जैसे इसने दिए हैं। इसने दिया ए का अर्थ है प्लस तो प्लस आ गया, सी का अर्थ है हमारे पास माइनस, माइनस आ गया, डी का अर्थ है भाग हमारे पास में। ठीक है, बी का अर्थ है हमारे पास में गुणा, और ये क्वेश्चन मार्क तो हमें निकालना है। इधर है हमारे पास बी का अर्थ है गुणा, और ए का अर्थ है हमारे पास में प्लस। यहां पे सारे चिन्ह जैसे डायरेक्शन में दिए, जैसे आपको यहां दे रखे हैं डायरेक्शन में, वैसे हमने बदल दिए। ठीक है, बदलने के बाद अब सॉल्व करो। बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट में कुछ है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे चिन्ह हैं, भाग माइनस और प्लस में से सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाग होगा सर, यहां आएगा 11, इधर 9 और 9 हो रहा है 18 हमारे पास, माइनस 11, 7 बच गया। 7 गुणा बॉक्स बराबर राइट हैंड साइड में 10 गुणा 3 30 है, 30 प्लस 5 कितना हो गया? 35। एक एक चीज नहीं बताऊंगा कि पहले गुणा कर दिया, फिर लिख दिया, फिर अगला लिख के 30 प्लस 5 कर दिया, वो बचपन में बहुत कर लिया तुमने। अब आना है तुमको सीधा एक्सप्रेशंस पे। इतना कम पेन चलाओगे, एक बार इक्वेशन तो लिखनी है। ठीक है, ये कितना आ गया? 7 को किससे गुणा करूं कि 35 आ जाएगा? कि सर 7 को 5 से गुणा करने पर 35 आएगा। तो इस बॉक्स की जगह पे क्या आना चाहिए? इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आना चाहिए? 5 हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट हो अगला देखो, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस। यहां देखो क्या कर रखा है, पिछली बार ABCD लिखा हुआ था, इस बार तो पूरे पूरे चिन्ह लिखे हुए हैं एक्सप्रेशन के अंदर, और इन चिन्हों को बदलना है तुम लोगों को। ठीक है, तो टाइप नंबर 2, जहां पे आप लोगों को चिन्हों से चिन्ह बदलने होते हैं। अब अगर इस सवाल में तुम लोग बिना डायरेक्शन देखे और इसको सॉल्व कर देते हो तो तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा और नेगेटिव मार्क्स भी मिल जाएंगे, दोनों चीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रीजनिंग है, और रीजनिंग में अगर इस तरह का सवाल आता है, इस डायरेक्शन को फॉलो करो भाई। ये इक्वेशन तुम्हें बदलनी है, सारे चिन्हों को बदलना है, और उसके बाद तुम इसको सॉल्व करोगे। ध्यान से देखो, फटाफट पेन कॉपी लेकर के बैठो, एक इंटरचेंज लगाना है, लगाओ सीरियस मोड में। देखो, जब पेन और कॉपी तुम्हारे हाथ में होती है, तुम्हारे सामने होती है, और थोड़ा बहुत तुम लिखते हो और क्लास पे फोकस बना के रखते हो, ये एक बेस्ट तरीका है खुद को पूरी तरीके से क्लास में फोकस करने का। ठीक है, चलिए यहां देखो भाग, तो भाग का अर्थ है सर गुणा, जैसा ये बोलता है डायरेक्शन में वो चीज लगाओ। आगे कहता है गुणा, तो सर गुणा का अर्थ है माइनस। नेक्स्ट देखो, ये कहता है हमारे पास प्लस, तो प्लस का अर्थ है भाग। आगे देखो माइनस, माइनस का अर्थ है हमारे पास में यहां पर प्लस। तो अब देखो
6 गुणा 4 24 हमारे पास में है, -5 + 3 यहां पर होगा। और अगर तुम देखते हो ये हमारे पास में आएगा 22। 24 -5 + 3 यानी कि 22 हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है? डी में। हुआ क्या है कि इसने कोई डायरेक्शन दी, वो डायरेक्शन हमने लगा दी। डायरेक्शन लगाने के बाद में अब इस इक्वेशन को बोर्ड मास से सॉल्व करोगे। बोर्ड मास कहता है पहले भाग लगाओ, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, आ गया। अगला देखो यहां सवाल देखो बिल्कुल वैसा ही है, पहले चिन्ह बदलवा रहा है ये डायरेक्शन को जल्दबाजी में मत छोड़ देना। इन सवालों में सिली मिस्टेक एग्जाम में होती है। क्या होती है कि एग्जाम प्रेशर में जब समय घट रहा होता है और आप हड़बड़ी में रहते हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आप इस सवाल को पढ़ते हो और ये बोलते अच्छा सॉल्व ही करना है, सरल ही करना है। भाई मैथ में डायरेक्शन नहीं दी जाती, मैथ में केवल एक चीज लिखी जाती है, सरलीकरण, और सीधा सीधा इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे सामने। ठीक है, लेकिन रीजनिंग के अंदर ये डायरेक्शन मैटर करती है। इसको बदले बिना सॉल्व कर दिया तो तुम ये समझ लो बहुत तगड़ा नुकसान तुम्हारा होगा। ये देखो 7 20 5 नेगेटिव मार्क्स ले आओगे अगर ये नहीं बदली। तो भाग का अर्थ क्या है कि सर भाग के लिए आ रहा है प्लस, जैसा इसने दिया है वैसे बदलो। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस के लिए गुणा आ रहा है। गुणा का अर्थ क्या है? हमारे पास गुणा के लिए भाग आया है। आगे देखो प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस हमारे पास में आया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करो कि सर यहां सबसे पहले भाग होगा 5 में 20 का भाग दोगे 1/4 आएगा। 1/4 को 20 से गुणा करोगे तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है यहां पर कि 1/4 को 20 से गुणा करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5। दूसरा, अगर गुणा और भाग का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा कुछ आपको दे रखा है, तो इस पूरे को एक साथ तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? गुणा होने वाली संख्या कौन सी? 20 × 5, 100 में 20 का भाग दे दो, 5 आ रहा है। इस तरीके से भी तुम यहां पर इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कितना आ रहा है? 10 हमारे पास यहां पर आएगा। अब देखो यहां जो कंपटीशन लाइन में तुम नई चीजें सीखोगे, यहां तुम्हें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। 10th तक ये था कि स्टेप मार्किंग मिलती थी, बड़ा बड़ा के जबरदस्ती स्टेप काउंट करवाते थे, एक एक पन्ना भरते थे इसके अंदर। ठीक है, स्टेप मार्किंग के थ्रू ये भी चेक होता था कि भाई तुम्हारा थॉट प्रोसेस सही है, सही ऑर्डर में तुम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। लेकिन यहां तुम्हें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। यहां एक बार तो तुम्हें लिखना ही है भाई, एक बार तो इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके बाद लगभग तुम्हारी कैलकुलेशन छोटी और इतनी सटीक सी हो कि ज्यादा पेन नहीं चलाना पड़े। ये तो लिखना ही लिखना है। तुम ये सोचो कि यहां चिन्ह बदले बिना यही आंसर दिख जाए तो भैया फिर तुम दिव्य आत्मा हो, तुम्हें सीधा भविष्य दिखाई देता है। आंसर की दिख रही है तुमको, अच्छा 2 महीने बाद ये आंसर की आएगी और इस आंसर की में ये आंसर होगा, यही लगा देता हूं। तो अगर ऐसा जादू है फिर तो तुम पढ़ो मत, और अगर ऐसा जादू नहीं है तो तुम्हें एक बार जो भी परिवर्तन है उसके साथ एक्सप्रेशन तो लिखोगे। ये कैलकुलेशन की स्पीड तुम फास्ट रन अप कर सकते। ठीक है, प्लस और माइनस सेग्रीगेशन होते हैं एक तरीके से, मतलब प्लस और माइनस में अलग अलग जो ऑपरेशन है, जो प्लस से और माइनस से अलग हो रहे हैं, उनको आप अलग अलग एक साथ पैरेलल कर सकते हो। क्या कहा मैंने? प्लस और माइनस अगर लगा हुआ हो तो प्लस और माइनस से अलग होने वाले एक्सप्रेशंस को एक साथ पैरेलल सॉल्व कर सकते हो, जो तुम्हें अभी करना है रीसेंट एग्जाम्स के अंदर स्पीड बनाने के लिए। चलिए अगला देखो, ये देखो इस बार इसने क्या कर दिया। इस बार इसने देखो, इसने लेटर भी रखे नंबर्स के बीच में, इसने प्रतीक भी रख दिए यहां पर। ठीक है, लेटर रखे, प्रतीक रखे, या कुछ और इनके बीच में आकृति बना दे, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बना दे, तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स पे रहना है कि पहले डायरेक्शन में जो बोला है वो अप्लाई करो। यहां हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि चिन्ह बदलने हैं, हमने बिना किसी देरी के इनको लिखा। अब देखो चिन्ह बदलो जैसा ही दे दे। ग्रेटर देन के लिए आ रहा है हमारे पास प्लस। सर डॉलर के लिए हमारे पास में आ रहा है यहां पे, कितने है डॉलर? डॉलर मीन्स भाग। ठीक है, और प्लस और प्लस का अर्थ है भाग। एट द रेट का मतलब है प्लस, एंड डॉलर मीन्स भाग। ये डॉलर होगा, गलती से यहां प्लस आ गया है। ठीक है, चलिए लेस देन का मतलब है माइनस, एक्सक्लेमेशन का मतलब है गुणा, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, और डॉलर का अर्थ है भाग। ठीक है, तो डॉलर का अर्थ है हमारे पास डिवीजन, और एक्सक्लेमेशन का अर्थ है हमारे पास गुणा, और लेस देन का अर्थ है हमारे पास माइनस। ये था डायरेक्शन का काम जो हो चुका है, अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो अब देखो 183 प्लस, यहां से भाग दोगे, पहले भाग होगा, देखो प्लस और माइनस अलग करते हैं हमारे ऑपरेशंस को। अब ये हमने देखा इधर आ रहा है 13, 3 का भाग दोगे 13 तिया 39, 3 गुणा 6 करोगे 18 माइनस 26। ठीक है, ये माइनस का 8 बन रहा है, माइनस का 8 करोगे 175 आ जाएगा। दैट्स इट हमारे पास कौन से विकल्प में, ए में। ठीक है, सर्जिकल चैप्टर टेस्ट दे रहे थे, आपको मजा आए पढ़ने में, यार कुछ बेहतरीन सीखा है, कुछ बेहतरीन किया है। आ गया। अगला देखो, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो दिए गए समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपके पास में क्या आएगा। देखो यहां सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन अप्लाई करनी है, और डायरेक्शन अप्लाई करनी है तो हमें पता है चिन्ह बदलने हैं, तो हमने संख्याएं लिख ली। भाई संख्याएं तो बदलनी नहीं है, तो हमने इनको लिख लिया। अब चिन्हों को वैसे बदलो जैसा इसने दे रखा है। इसने दिया है हम यहाँ पे कि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस हमारे पास, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग हमारे पास में, और भाग का अर्थ है हमारे पास में प्लस यहां पर। ठीक है, सॉल्व करो इसको। क्या आ रहा है हमारे पास, सर पहले होता है भाग, तो इधर से आएगा 1, 1 गुणा 30 करोगे तो आ रहा है 30 हमारे पास, इधर है 10 प्लस 30 माइनस 3, तो 40 माइनस 3 37 होगा। दैट्स इट। इससे ज्यादा कैलकुलेशन में समय नहीं लगेगा आपको। कोई एक्सप्रेशंस इतनी तगड़ी नहीं होती कि पावर्स हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, कौन सी दो संख्याएं आपस में बदली जाए। यहां देखो ये नेक्स्ट टाइप हमारे पास, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टाइप हमारे पास में बनते हैं। ये सवाल है कौन से बदलाव के बाद में ये इक्वेशन जो है वो सही हो जाएगी, यानी बराबर में 11 है। एलएचएस और आरएचएस दोनों हैं आपके पास में, तो एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर हो जाए, ऐसा परिवर्तन कौन से विकल्प के अंदर है। ठीक है, तो इन सवालों में देखो जो थॉट प्रोसेस के पॉइंट हैं यहां काम में आते हैं। हमारा आरएचएस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है 11। अब 11 बहुत छोटा है और हमें यहां पर चिन्ह लगाने हैं, और लगभग अगर चिन्हों को देखोगे तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार गुणा है, एक बार भाग है। अब इस 11 को देख करके मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम इस प्रकार से सोचो, एलएचएस में एक बड़ा गुणा नहीं चल सकता। मतलब अगर यहां 11 है तो यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं आ सकता मेरे भाई। ठीक है, इस ब्रैकेट को भी 27 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं आ सकता मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास में कॉम्बिनेशंस होते हैं जब चिन्हों के बारे में सोचते हैं। संख्याओं के बारे में सोचें तो फिर हम इस तरीके से सोचते हैं कि हमें आरएचएस इतना छोटा लाना है, तो ऐसा परिवर्तन हो कि छोटा आरएचएस आ सके। ठीक है, चलिए जैसे ए के लिए हमें चेक करना है, 11 और 13 को बदलना है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा। देखो ठीक है, ये सवाल थोड़े से लेंदियर होते हैं। 11 और 13 को बदलना है, -11 हुआ भाग 27 गुणा 3 माइनस 6 बराबर 13। ये ए के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमने घटाया यहां पे तो ये हमारे पास 1 2 3 यहां पर आया भाग 27। 27 का भाग जाता है क्या सर यहां पे? ठीक है, 27 का भाग तो इसमें जाता ही नहीं है, हम यहीं रुक गए। हम यहीं रुक गए। जब 27 का भाग ही नहीं जाता तो हमारे पास में फायदा है क्या इसको करने का। ठीक है, अगला 27 और 11 को बदलना है। ठीक है, तो 27 और 11 को बदलना है तो हमारे पास देखो, मैं यहीं आपको फटाफट बता देता हूं, लिखना आपको चारों इक्वेशंस के लिए पड़ेगा। 27 इधर और 11 इस तरफ, क्या हो रहा है 13 घटा दोगे हमारे पास में तो 1 2 1 है, डिवाइड बाय 11 है 11, तो ये बचा 11, 11 गुणा 3 33 हमारे पास में, -6 बराबर 27। बिल्कुल सही परिवर्तन है। बी वाले परिवर्तन के बाद में ये एक्सप्रेशन संतुलित हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, चलिए ये सवाल जब तक आंसर नहीं मिलेगा आपको विकल्प चेक करने होते हैं। अच्छा होता क्या है, तुम्हें लिखना है इनको बदल के, क्योंकि तुम्हारे सामने स्क्रीन पे सवाल होगा, स्क्रीन पे पेन चलाना नहीं है, कॉपी है तुम्हारे पास में। तुम ये कर सकते हो कि यहाँ पेंसिल का इस्तेमाल कर लो, ताकि तुरंत तुरंत तुम देख सको यहाँ पे एक्सप्रेशन किस तरफ जा रही है। एक बार तो तुम्हें ये परिवर्तन करके लिखना होता है, क्योंकि बिना चेंज किए जब तक समीकरण सामने नहीं होगा हम उसे बैलेंस करने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट हो, अगला देखो 42 7 गुणा 5 इक्वल टू 30।
बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह ये दर्शा रहा है भाई एलएचएस आरएचएस बराबर हैं। इसने कहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। कौन सी दो संख्याएं आपस में बदली जानी चाहिए। इसने अंक नहीं कहा है। देखो डिफरेंस होता है, 15 है, 15 एक संख्या है मेरे भाई, क्या है, संख्या है, नंबर है। एक डिफरेंस हमेशा के लिए समझ लेना परमानेंट, 5 इसके अंदर एक अंक है सर, एक हमारे पास में एक अंक है यहां पे। तो अगर अंक बदलने के लिए बोला जाए, अंक बदलने के लिए बोला जाए तो हम संख्या के अंकों को भी बदलेंगे, लेकिन अगर संख्या बदलने के लिए बोला जाएगा तो ये 15 है, 5 में कोई परिवर्तन नहीं है, ये अपने आप में 15 है। ठीक है, तो इतना हमारे पास में होना चाहिए दिए गए समीकरण को। ठीक है, इसने कहा है कि समीकरण को सही बनाने के लिए, तो हमने कहा ठीक है भैया शुरुआत करते हैं, क्या दिक्कत है इसके अंदर, 2 और 5 को बदला जाए। तो एक बार के लिए तुम बदल के लिखो एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं यही बता रहा हूं, तुम लिखो। ये 2 और 5 हमारे पास में है, इसको तुमने बदला। अब सॉल्व करो, देखे इधर देखा जाए, आ रहा है 6, 6 गुणा 5 30, 30 बराबर 30 गुणा 120 भाग 10 प्लस 10 20। तो ये आ गया 6, 30 की 180, ये बराबर नहीं होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिखते ही आपको आइडिया हो जाता है। कुछ ज्यादा टिपिकल एक्सप्रेशंस यहां आप लोगों से नहीं पूछी जाती हैं। इसी तरीके से आप चेक करो 7 और 2 के लिए। तो सर ये 2 इधर कर दिया और 7 इस तरफ कर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहां से आ रहा है 21 पंजे 105, ये हो गया 21 गुणा 5 105 बराबर 30 गुणा 120 भाग, यहां 7 मुझे 35 10 45, 120 में 45 का भाग देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पे आ गया 45। 15 से काटोगे 2 बार, 15 से कटेगा 3 बार, 3 से काटोगे 3 चौके 12 40। एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगले विकल्प पे आ जाओ, अगला आपको चेक करना है अभी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगर आप चेक करो यहां पे 10 और 30 को, तो ध्यान से देखना कि सर इधर 10 आ रहा है और यहां हमारे पास 30 आ रहा है। तो इधर तो आ गया 6, 6 गुणा 5 30, 30 बराबर 10 गुणा 120 भाग 40, यानी कि ये 10 गुणा 3 यहां पे आया, 30 बराबर 30, कौन से विकल्प में, सी में। बिना लिखे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप लिखने के बाद में ये चेंज कर दोगे, उसके बाद एक्सप्रेशन में समय नहीं लगना चाहिए। इतनी टिपिकली एक्सप्रेशन नहीं होती कि भाई स्टेप बाई सॉल्यूशन लिखोगे। अगर आपकी आदत स्कूल में थी स्टेप वाइज 10 स्टेप में 5 स्टेप में लिखने की, नहीं, अब केवल इतना सा पेन चलेगा और इतने से में खेल खत्म है। ठीक है, इससे ज्यादा चला भी नहीं सकते हो तुम, फास्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और ज्यादा टिपिकल एक्सप्रेशन नहीं है, एक बार तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, रिवाइज हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी करनी है। मैंने टेबल्स क्यों याद करवाई भाई, यहां काम में आएंगी सारी चीजें। यहाँ टेबल्स तुमने याद करी है, वो भी काम में आएगा, स्क्वायर क्यूब के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखो, 240 भाग 2 प्लस 5 गुणा 8 प्लस 15 गुणा 8 बराबर 100। आरएचएस दे रखा है 100 और एलएचएस में एक समीकरण है। अब ये बोलता है कि नीचे दिए गए कौन से बदलाव के बाद ये समीकरण सेटिस्फाई होगा। ध्यान से देखो क्या कर रहा है, संख्याओं को बदलवा रहा है, चिन्हों को नहीं बदलवा रहा, संख्याओं को बदलवा रहा है। तो आप देखो 15 और 5 कि सर यहां 15 हो जाए और यहां 5 हो जाए, आपको बदल के लिखना पड़ेगा। मैं तो यहीं इसमें बदल के दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो 2 का भाग जाएगा 120, 120 प्लस 15 135 गुणा 8 प्लस 8 पंजे 40 बराबर 100। मैं आगे सॉल्व करूंगा ही नहीं। देखो ध्यान से, ये है थॉट प्रोसेस जो अभी बता रहा हूं मैं आपको। थॉट प्रोसेस क्या है, अगर मुझे इतना दिख गया तो मैं 135 को 8 से गुणा ही नहीं करूंगा, मेरा समय भी खर्च होगा, प्लस मुझे दिख रहा है इन दोनों का गुणनफल इस 100 से तो बहुत बड़ा आएगा, नालायक से, यानी ये बैलेंस नहीं हो सकती, बैलेंस हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगला देखो 2 और 8 को बदला जाए सर, कि सर 2 इधर आ जाए और 8 इधर आ जाए। ठीक है, तो अब देखो हमें 100 ही तो लाना है, तो ऐसे ऑपरेशन ऐसे चेंजेस हो कि मान कम हो इसका। 8 का भाग दोगे 30 आ रहा है, 30 प्लस 5 35, 35 गुणा 8 करना है, 35 गुणा 8 किया, हमारा एलएचएस बड़ा हो गया 100 से, हमने कहा ये भी नहीं होगा, ये चाहिए केवल तुमको।
ठीक है, इस तरह की स्किल सही है। 5 और 8 को बदलना है, 8 इधर 5 इधर। चलो देखो कि सर यहां भाग दिया 120, 128 को 5 से गुणा कर रहे हैं। हमने कहा बेचारी गरीब संख्या 100, 128 5 से गुणा हो गया, हमारे पास 640 आ जाएगा, बराबर नहीं होगा। 100 और 140, इसको तो आंसर होना पड़ेगा भाई हमारे पास में। तो ये कह रहा है कि यहां आ जाए 240, आरएचएस को बढ़ा दो और यहां आ जाए 100। हमने कहा चेक करते हैं, ये हो गया 50, 50 और 5 55, 55 गुणा 8 करोगे, 55 इंटू 8 करोगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 प्लस हमारे पास में यहां पर 105। ठीक है, ये हमारे पास में हो। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ खेला कर दिया इसने। ये तो सारे ही ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होंगे। 15 और 5 को करोगे तो भी नहीं आएगा भाई, 100 तो नहीं आ सकता हमारे पास। 5 और 8 को हमने बदला, अच्छा 5 और 8 को जब बदला था तो इसमें हमारे पास 240 भाग 2 प्लस 8 गुणा 5 प्लस 15 गुणा 5 बराबर 100। तो ये हमारे पास 120, 128 इंटू 5 नहीं हो सकता, ये तो बैलेंस नहीं होगा। 2 और 8 को बदल दोगे, 8 का भाग दे रहे हो तो 30 आ रहा, 30 प्लस 5 35, 35 गुणा 2 70। अच्छा ये 2 और 8 जो है देखो यहाँ 2 और 8 को बदलोगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे 8 था, 8 की जगह 2 आ जाएगा, 8 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 8 आएगा। 30 और 5 35, 35 दूनी 70 प्लस 30 बराबर 100, यानी कि हमारे पास में बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 100 और 240 से भी आंसर नहीं आएगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। थोड़े से समय टेकिंग ये हो सकते हैं सवाल। ये न्यूमेरिकल ऑपरेशन का ऐसा टाइप है क्योंकि जब तक हम संख्याओं को बदलेंगे नहीं तब तक हमें दिखेगा नहीं, है कि नहीं? चलिए यहां देखो 150 भाग 3 प्लस 15 भाग 3 गुणा 6 प्लस 30 बराबर 135। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? कौन सी दो संख्याएं आपस में बदली जानी चाहिए? इंटरचेंज वास्तव में टाइम टेकिंग हमारे पास प्रोसेस होता है जो आप लोगों से न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के अंदर पूछा जाता है। समय लेता है, ये तुम्हारा जिद्दीपन चेक करता है ये अच्छे से। देखिए 15 और 6 को बदलेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। तुम्हें लिखना है भाई, तुम्हें एक्सप्रेशन पूरा लिखना है, अच्छे से बदल के लिखना है। 15 और 6 को बदल दिया। अब देखो यहां से आ रहा है हमारे पास में 50, 56 भाग 3, 56 में 3 का भाग ही नहीं जाता, 5 से गुणा करोगे 56 में हमारे पास में 5, 56 गुणा 5 प्लस 30। ये देखते ही हमें पता लगा नहीं होगा। 150 और 135 को बदला जाए, 135 इधर आ जाए, 150 इधर आ जाए। तुम लोगों को पूरा लिखना है भाई, ठीक है? तुम्हें एक एक करके विकल्पों के लिए अलग अलग लिखना है। समय ले रहा है, बिल्कुल लेगा, हक है इसका, ठीक है? चलिए 135 में 3 का भाग दिया 45, 45 प्लस 15 60, 60 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास में 20, 20 गुणा 6 120 और 30 150। ये सही है, ठीक है? पूरा सॉल्व कर लो आप। 135 में 3 का भाग दोगे तो ये 45 प्लस 15 है, 45 प्लस 15 हो गया 60, 60 में 3 का भाग दोगे हो गया 20, 20 को 6 से गुणा करोगे तो 120 और 120 में 30 जोड़ोगे तो हमारे पास 150। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में आपको देखना होता है। चलिए अगला देखो, यहां देखो हमारे पास ये सबसे, और ये टाइप पसंद नहीं आएगा आपको, ये करने में बड़ा जोर आएगा, और मैंने ज्यादातर सवाल ऐसे ही रखे हैं शुरू में भी ताकि आपको पता चले कि एक मैथमेटिकल सरलीकरण और रीजनिंग के सरलीकरण में डिफरेंस क्या है, किस तरह की एबिलिटीज वो चाह रहा है। एबिलिटी टू चेक फास्टर, जल्दी चेक करने की कला आपके अंदर उसको चाहिए। चलिए 12 और 3 को बदलोगे मेरे भाई तो यहां आ जाएगा 12, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 12। एक भी जगह मिस ना हो जाए, 3 और 12 इसने बोला है तो 3 जगह थे, तीनों जगह चेंज होने चाहिए। 12 का भाग दोगे तो 12 नाम 108, 9 माइनस 126 भाग 60 प्लस 3 63, तो ये आ जाएगा 2, तो 9 माइनस 2 7 प्लस 4 बराबर 11। खत्म हो गया भाई, 12 और 3 पे ही खत्म हो गया। चलो ये सवाल है, अब तुम चेक करोगे।
ये तैयार करनी है, 50% तक का टारगेट है भाई, 50% तक स्कोर कर पाओ, 30 से 50%। तो ऐसे टारगेट डिफाइन करने पड़ते हैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट की सोच के अकॉर्डिंग। यहां देखो भाग और माइनस, ये भाग है सर हमारे पास, यहां माइनस है, चेंज करोगे यहां से आ रहा है 29 प्लस 39 माइनस 67 गुणा 3 करना है, 180 और 21 हमारे पास में यहाँ पर 201 बराबर माइनस का 133। इन दोनों को जोड़ोगे 9 दूनी 18, 3 2 5 और 1 6, माइनस 201 है। ठीक है, तो चलिए कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 68 है, घटाना है इनको, तो ये हमारे पास में 32 और 133 माइनस का पहला ही सही है। चलिए यहां देखो चिन्हों को इंटरचेंज करो, कौन सा सेटिस्फाई करेगा। गुणा और प्लस को चेंज करने के लिए बोल रहा है हमको, हमने कहा बहुत बढ़िया, गुणा की जगह हमारे पास प्लस और प्लस की जगह हमारे पास में यहां पर गुणा आ जाए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 + 3 8, 8 का भाग दोगे बिल्कुल जा रहा है, 8 दूनी 16 और 3 6 8 नाम हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, 17 का भाग 272 में जाओगे, 289 माइनस ये है मतलब 16 बार जा रहा है, 16 माइनस यहाँ पे कुछ रिजल्ट, ध्यान से देखो 16 में से यार तुम कुछ ही घटा लो, 30 आ सकता है क्या? 30 आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना, हटाओ। अगला प्लस और भाग, तो सर यहां प्लस आ रहा है, यहां हमारे पास में प्लस आ रहा है और प्लस की जगह भाग आ रहा है। हमने कहा ठीक है भाई देखते हैं। ठीक है, अगर 272 में 17 जोड़ोगे भाई तो कभी नहीं आना 30 हमारे पास में। ठीक है, अच्छा माइनस 196 है, चलो चेक कर लेते हैं भाई, ये 289 हमारे पास माइनस 196 प्लस 5 तिया 15। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों के बीच में अंतर देखा तो हमारे पास 3 19 और ये 9 93 प्लस 15 अगेन 30 नहीं आएगा, 30 बहुत छोटी और गरीब सी संख्या है हमारे पास। अगला देखो, बदल के लिखना जरूर है, प्लस और माइनस को बदलोगे प्लस इधर आ जाएगा सर हमारे पास, माइनस इस तरफ आएगा। अब देखो 17 का भाग दोगे कितनी बार जा रहा है 16, 16 प्लस 196 भाग 15 माइनस 1 14, तो ये आ जाएगा 14, 16 और 14 30, सही आंसर है सी विकल्प है। नहीं नहीं चैप्टर वाइज नहीं करना भाई तुमको, तुम पूरे करो मॉक्स एक साथ। ठीक है, ये क्लासेस चल रही है, मुझे पता है तुम्हारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें दो चीज बताई, रीजनिंग और जीके जीएस के अंदर तुम पढ़ाई के दौरान पीवाईक्यू प्रैक्टिस साथ में चालू कर सकते हो, मैथ और इंग्लिश के अंदर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तुम पीवाईक्यू स्टार्ट कर सकते हो। डिफरेंस समझ रहे हो? ठीक है, जीके जीएस हम पीवाईक्यू क्यों शुरू करने के लिए बोलता हूं मैं, पीवाईक्यू करने से तुम्हें तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि तुम पढ़ क्या रहे हो, क्या क्या पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, जीके जीएस में उस चीज का पता होना जरूरी है। रीजनिंग के अंदर गेम ही प्रैक्टिस का है, प्लस रीजनिंग सबसे ज्यादा समय बचा सकती है, रीजनिंग से समय बचा लोगे, यहां बहुत अधिक स्पीड बना ली तो इसका फायदा ये होता है कि मैथ में तुम कम भी मेहनत कर रहे हो तो टाइम बढ़ा लिया तुमने, वहां पे तुम 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के ले आए रीजनिंग से, कि ये लो मैं 12 मिनट एक्स्ट्रा लाया हूं तो 12 सवाल तो बनाओगे एक्स्ट्रा, मैथ में भी इंप्रूवमेंट हुआ, रीजनिंग भी इंप्रूव हुई। इस तरीके से स्मार्टली दिमाग से खेलना है तुमको। चलिए नेक्स्ट अगला देखो, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करोगे और वो भी सेट वाइज। सेट वाइज क्यों, सेट वाइज क्यों क्यों कहता हूं मैं बार बार, सेट वाइज प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू से। क्या क्या है सेट सेट वाइज के अंदर, सेट वाइज प्रैक्टिस करने जाओगे तुम्हारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, टॉपिक के क्वेश्चंस का रिवीजन होगा, यानी कि जो पैटर्न तुम्हारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर है तो हर टॉपिक का हर एक पैटर्न रिवाइज होगा, कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन होगा, कंप्लीट रीजनिंग पूरी रीजनिंग सेट के थ्रू पूरी रीजनिंग जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा रही है उसका रिवीजन होगा। ठीक है, ऐसे पैटर्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो तुम्हें पता लगेंगे और उनसे तुम अपडेटेड रहोगे। नए पैटर्न अगर कुछ आते हैं, ठीक है, या कुछ टिपिकल लगने वाली चीजें हैं तुम्हारे पास में, वो नए पैटर्न तुमको यहां से पता चलेंगे। अरे भाई तुम दुनिया में कहीं से भी पढ़ रहे हो, तुम एक से अधिक मास्टरों की हेल्प लेके पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पता चलेगा कौन सा मास्टर कौन सा टीचर तुम्हें सटीक और टू द पॉइंट एग्जाम की चीजें करवा रहा है। ये भी तो पीवाईक्यू से पता चलेगा भाई, तुम किस रणभूमि के लिए तैयार हो रहे हो एग्जाम देने के लिए,
तो तुम्हें क्या सॉल्व करना चाहिए? एग्जाम के सवाल सॉल्व करने चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है भाई। मैं तुम्हें क्यों तैयार कर रहा हूं? ताकि तुम सेलेक्ट हो जाओ। सेलेक्ट कब होगे? जब एग्जाम दोगे। और जब तुम्हें देनी एग्जाम है तो मैं तो ये कह रहा हूं भाई कि अभी जो एग्जाम लग रही है उनको भी साथ के साथ प्रैक्टिस करो। तो एग्जाम का माहौल, एग्जाम के एक एक सवाल में लॉजिक कैसे लगता है ये बताता हूं मैं। एक भी सवाल नहीं छोड़ता। हर सवाल में क्या थॉट प्रोसेस हो, टाइम कैसे बचाना है, ये सिखाता हूं मैं। चलिए यहां देखो हमारे पास में क्या होगा। तो ये वाली चीज साथ के साथ करो। तुम्हें क्या करना है? तुम 2 सेट डेली लगाओ। 2 सेट या 50 से 60 सवाल डेली करो। और ये चीज आज से ही करो। रीजनिंग में पढ़ते पढ़ते टाइम, क्लासेस लेते टाइम तुम साथ में पीवाईक्यू लगा सकते हो। जी के जीएस में भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है। इंग्लिश और मैथ के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में चीजें करनी होती है। या ऐसा कर सकते हो, मैथ में अर्थमेटिक्स पूरी हो गई तो अर्थमेटिक्स के पीवाईक्यूज लगा रहे हो। ठीक है। या सेक्शन वाइज उसमें पहले लगा सकते हो। सेक्शन वाइज वहां जरूरत है, यहां तो कंप्लीट तुम लगाओ। ठीक है। चलिए यहां देखो, भाग और प्लस को बदला जाए तो भाग इधर आ रहा है और प्लस इधर आ रहा है। ये हमारे पास में कितना होगा? 1 -5 + 4 नहीं होगा। अगला देखो, गुणा और भाग को बदला जाए। भाग इधर, गुणा इस तरफ। तो 11 13 13 26, 26 - 20 क्या आएगा? कौन से विकल्प में है? बी में। सिंपली चेक करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सवालों में। यहां देखो 52 37 9 3 1 210 हमारे पास में है। आरएचएस 210 है, इसी रेंज में हमको लेकर के आना है। अब कौन सा परिवर्तन ऐसा है जिसके साथ में हम इस आंसर पे पहुंच सकते हैं? ठीक है। चलिए देखो, यहां हमारे पास माइनस और प्लस को बदला जाए तो सर ये प्लस आ रहा है हमारे पास में, यहां आ रहा है माइनस। तो 52 - 4 × 3 12 +1। इतनी गरीब संख्याएं हैं, कैसे ये 210 लेकर आएंगी? नेक्स्ट आओ, भाग और माइनस को बदलोगे तो माइनस इधर, भाग इधर। फिर से देखो, 52 और 36 अपने आप में 100 से भी छोटा है, और इसमें से भी कुछ घटा दोगे तो 210 कहां से आएगा? नहीं आ सकता। आर्गुमेंट सुनना, कैलकुलेशन से बचने के आर्गुमेंट है ये ही लर्निंग पार्ट है इनमें। भाग और गुणा को किया, गुणा इधर, भाग इधर। ये आ रहा है हमारे पास 3। 36 × 3 हमारे पास में कितना हो रहा है सर? यहाँ पे 108। 52 और 108 को जोड़ भी दोगे 210 आएगा क्या? नहीं आएगा। इधर देखो गुणा और प्लस को, तो प्लस इधर आ रहा है, गुणा इस तरफ आ रहा है। अब देखो, यहां 9 का भाग दिया, आ गया 4 सर। 52 × 4 करोगे 208 आ गया सर। 208 + 3 - 1 210 होगा। ये लो एलएचएस आरएचएस बैलेंस। तो हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। पूरा सॉल्व आपको नहीं करना है, आपको यहां पे इस तरीके से चीजों को देखना है। आ गया। अगला देखो, 42 7 64 11 6 4 हमारे पास यहां पर है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्हों का आदान प्रदान दिए गए समीकरण को सही बना देगा? इस समीकरण को सही बना देगा, ये आप लोगों से पूछा है। चलिए, यहां आरएचएस में 4 है, बहुत छोटी संख्या है। ठीक है। ठीक है। चलिए चलिए देखो, यहां अगर देखा जाए, भाग और माइनस को बदलना है। माइनस इधर, भाग इस तरफ। तो हमने कहा 7 में 64 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या 7 में 64 का भाग जा सकता है? नहीं। हमने कहा ए विकल्प गया, डूब गया, बिना मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। प्लस और माइनस को बदला जाए तो सर प्लस और माइनस को बदलोगे, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। अब देखो, यहां से आ रहा है 6। 64 और 6 हमारे पास 70, 70 - 66 बिल्कुल सही है। ये हमारे पास एकदम सही है, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। देखो, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमें पता है। देखो, भाग है तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। कुछ आर्ग्यूमेंट समझना, कुछ कॉन्सेप्चुअल किलर आर्ग्यूमेंट समझना। किलर आर्ग्यूमेंट में किसको नाम देता हूं? क्या ये आर्ग्यूमेंट किसी को मार वार देते हैं क्या? नहीं। किलर आर्ग्यूमेंट का मतलब है सच आर्ग्यूमेंट्स दैट विल फास्टन योर थॉट प्रोसेस, दैट विल फास्टन योर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। ऐसे किलर आर्ग्यूमेंट जो आपको तेज बनाते हैं सोचने में भी, सॉल्व करने में भी, और बहुत जगह जहां टाइम वेस्ट हो सकता है उससे तुम्हें बचा लेते हैं, पहले रोक लेते हैं। ये वो ब्रेकर है जो तुम्हें बता देता है आगे एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। देखो
किलर आर्ग्यूमेंट हमारे पास में क्या होगा यहां पे, भाग अगर, ठीक है, अगर हमारे पास बराबर का चिन्ह है एलएचएस और आरएचएस के बीच में, ये अगर इंटीजर है, ठीक है, अगर आरएचएस इंटीजर है तो एलएचएस को भी इंटीजर होना पड़ेगा। और अगर एलएचएस में तुम देखते हो कि कोई भाग ऐसा है जो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो भिन्न आपके पास में आ जाएगी। एक बार एलएचएस में फ्रैक्शन आया तो एलएचएस में अगर फ्रिक्शन है तो ये आरएचएस के बराबर नहीं हो सकता। आरएचएस इंटीजर है, तो इंटीजर यानी कि पूरी पूरी संख्या है, तो ये किलर आर्गुमेंट है, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए जब भी हमें एलएचएस में पूरा भाग लगता हुआ नहीं दिखाई देता है, हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसा हमने यहां किया कि सर 7 में 64 का भाग ही नहीं जाता, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, भाग से जल्दी आप पकड़ पाते हो। और ऐसे और कई टाइप्स होते हैं जिसके अंदर ये भाग वाली जो स्किल है ना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और देखो किलर आर्गुमेंट, ब्रैकेट के अंदर कभी भी बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, कभी भी बराबर का चिन्ह किसी दुनिया के ब्रैकेट के अंदर नहीं हो सकता। ब्रैकेट को कभी पिंजरे में नहीं डाला जा सकता। ब्रैकेट बताता है दो इक्वेशन समान हैं। इक्वेशंस में अलग अलग ब्रैकेट हो सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट किसी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं आता। ठीक है, बराबर किसी ब्रैकेट में नहीं आता। ठीक है, अगर एलएचएस फ्रैक्शन है तो आरएचएस भी भिन्न होगा। एलएचएस इंटीजर है तो आरएचएस भी इंटीजर होगा। एलएचएस बड़ा है, आरएचएस भी बड़ा होगा। अब तुम सुन के लग रहा होगा हाँ ये बात तो सही है। सही तो है, सवालों में अप्लाई करनी होती है, क्वेश्चंस में ये चीजें उतारनी है तुमको। ठीक है, चलिए ये देखो, इस बार इसने क्या कर दिया, अलग अलग चिन्ह लगा के दे दिए। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया, भाग बहुत मदद करेगा तुम्हारी। तो हम इन सवालों में जिसमें पूरे ही एक्सप्रेशन तुम्हें सॉल्व करने हैं, तो हमने कहा भाग को पकड़ लो भैया, भाग को पकड़ लो और भाग को बोलो हमारी मदद करो। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि भाग लगेगा, कहां लगेगा, तीसरे नंबर पे, 1 2 3 4 5, तीसरा है यहां 3 में 9 का भाग। ठीक है, और इधर है गुणा। ठीक है, लग सकता है 28 में 4 का भाग लग सकता है, यानी भाग तो ठीक है। अब एक एक करके आप जो है यहां पे इस तरीके से, आप एग्जाम में पेंसिल तो मिलती नहीं, पेन ही मिलता है, तो एक बार एक्सप्रेशन लिखोगे। ठीक है, फिर देखो जैसे ये बराबर का चिन्ह यहां पे है, भाग इधर लगा रहा है, गुणा इस तरफ लगा रहा है, बराबर इधर है, प्लस इधर, प्लस इधर। अब देखो ये आ रहा है हमारे पास में 7, 7 गुणा 3 करोगे तो ये आ रहा है एलएचएस 21, 21 बराबर इतनी बड़ी संख्या है, उड़ा दो, ज्यादा सॉल्व करने में समय नहीं देना। भाई 21 एलएचएस में है तो आरएचएस में 9 प्लस 42 प्लस 12 करोगे, कहां से बैलेंस हो जाएगा ये। इधर देखो भाग हमारे पास में है, इधर गुणा है, इधर माइनस, इधर बराबर, इधर गुणा। ध्यान से देखना, यहां से आ रहा है 7, 7 गुणा 3 21, 21 में से घटा रहे हो, और आरएचएस में 42 गुणा 12 है, 42 इंटू 12। कहां आरएचएस, कहां बेचारा एलएचएस, उड़ा दो। नेक्स्ट देखो ये है हमारे पास प्लस इधर, बराबर इधर, 28 और 32 हो गया एलएचएस में, और यहां देखो ये लगा भाग, ये लगा गुणा, ये लगा प्लस हमारे पास में। ठीक है, ये 32 है, यहां देखो कि 1/3, इसका 1/3 हो गया 14, 14 और 12 हमारे पास में कितना होगा 26 हमारे पास यहां पर होगा, 26 हमारे पास में होगा। अगला देखो, यहां देखो भाग इधर, गुणा इस तरफ, और प्लस यहां पे, और बराबर है इनका अंतर, तो इनके बीच में अंतर है 30, और यहां देखोगे 7, 7 तिया 21, 21 प्लस 9 30, बिल्कुल सही है, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब सिलेबस में तो हो ही जाएगी भाई, होनी है, यहां पे तो रेगुलर चल रही है। तुम कर लोगे क्या रीजनिंग को पूरा, या मैथ को पूरा, या मैं इंग्लिश को पूरा, बोलो कर लोगे ना। नहीं कर पाओ तो किसी दिन हमें बता देना कि मास्टर जी एक दिन समय निकाल के आ जाओ, सुबह से शाम कूटो और ऐसा कूट के जाओ कि 2-3 महीने तक हड्डियों में दर्द हो। ठीक है, सुबह शाम उठा ना जाए, बैठा ना जाए, ऐसे बेल्ट वेल्ट लेके कूट के जाओ, और उसके बाद में तसल्ली से हम 2-3 महीने तो बढ़िया पढ़ेंगे, क्योंकि आपका चेहरा देखेंगे, हमें जोश में आएंगे, गर्म हो जाएंगे, हम ये कूट के गया था हमको, और अब तो हमें पढ़ना है, इसे प्रूफ करके दिखाना है कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पढ़ना है मेरे भाई, यही तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा भविष्य बदलेगा।
आज जिन चीजों की तुम्हें जरूरत लगती है तुम मन मार जाते हो कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। कई जगह मन मारना पड़ता है, ये चीज मैं अभी नहीं खा सकता। हर चीज पॉसिबल होगी लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और पढ़ के सेलेक्ट होगे, जब अपने पैरों पे खड़े होगे, अपनी तनख्वाह तुम्हारे पास में आएगी और तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे हाथ में होंगे। कितना खर्चा करना है, किन चीजों पे खर्चा करना है, सारे अच्छे दिन आएंगे कब तुम पढ़ोगे तब। चलिए, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके बाद। धन्यवाद।